Good morning to all of you. After discussing the concept of organizing, importance of organizing, process of organizing, and types of organizing, today we are going to take delegation. Delegation, it is a process including three main steps: responsibility, authority, and accountability. Now, what is delegation? We know that in an organization, manager assign lot of work, and manager alone cannot perform all the work. So what he does, he divides the work among the employees who are working under him and get the work done from them. अकेला मैनेजर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर नहीं कर सकता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना होता है, उसे अपने कुछ वर्क जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज में, अपने सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देता है और उनसे वो काम करवाता है. क्लियर है? So this process begins with the sharing of responsibilities by manager to the subordinates. He deliberately passes some of his responsibility to the subordinates who are working under him. Okay, this is the first step. कि वो क्या कर रहा है, अपने वर्क को, हम जानते हैं कि जो मैनेजर है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आ रहा है और उसे बहुत से इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल मैटर्स सॉल्व करने होते हैं. तो अपने वो रूटीन वर्क में अगर वो लगा रहेगा तो वो अपने इंपॉर्टेंट वर्क को जो है वो प्रॉपरली अटेंशन नहीं दे पाएगा. तो वो क्या करता है, यहाँ वो लेस इंपॉर्टेंट या यू कैन से रूटीन वर्क जो होते हैं वो रूटीन वर्क ट्रांसफर कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को. तो जब वो रूटीन वर्क अपनी ड्यूटीज ट्रांसफर कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करता है, तो ये डेलीगेशन का फर्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर उसने लेस इंपोर्टेंट वर्क यू कैन से रूटीन वर्क जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दिया. But to perform all the responsibility in the expected manner, it is needed that we should have some authorities. अगर हमें किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना तो उससे रिलेटेड जो कुछ अथॉरिटी है वो भी हमें रिक्वायर्ड होती है. सो मैनेजर क्या करता है, आफ्टर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट, ही ऑल्सो शेयर सम ऑफ हिज अथॉरिटीज. अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं पावर टू टेक डिसीजन. अथॉरिटी किसको रेफर करती है? पावर टू मेक डिसीजन. वो अथॉरिटी ही ट्रांसफर सम ऑफ हिज अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर एक्टिविटीज इन एक्सपेक्टेड मैनर. क्लियर? दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ डेलीगेशन. रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद में अब हम अथॉरिटी का ट्रांसफर कर रहे हैं. हम अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ डिसीजन लेने का राइट दे रहे हैं और डिसीजन लेने का पावर दे रहे हैं ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपेक्टेड मैनर में या प्रॉपर मैनर में कंप्लीट कर पाए. ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप. नाउ एम्प्लॉइज आर परफॉर्मिंग देयर वर्क effectively and efficiently in expected manner. One more thing is created, that is accountability. To check, हमें चेक करने के लिए कि जो हमारा सबऑर्डिनेट है वो अपनी जो भी असाइन ड्यूटी है उस असाइन ड्यूटी को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर के अंदर, जो हमने रिजल्ट उसे चाहते हैं उस मैनर के अंदर कंप्लीट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए हम क्या क्रिएट कर देते हैं? अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी विच मीन्स आंसरेबिलिटी. It means subordinate is accountable for non-completion of task. सबऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, अपने टास्क को कंप्लीट नहीं करने के लिए आंसरेबल है टू द सुपीरियर. ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और आएगी जो हम अभी डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा डेलीगेशन का थर्ड स्टेप था. तो व्हाट इज डेलीगेशन? अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स. हमने क्या किया, हमने अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ अथॉरिटी ट्रांसफर की एंड creating accountability on those employees who are entrusted responsibility and authority. और उन्हीं एम्प्लॉइज पर, उन्हीं सबऑर्डिनेट्स पर हमने अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट कर दी. सो वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स दैट व्हाट इज डेलीगेशन? डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. ओके, इसको एक बार मैं फिर से समझाती हूँ. हम जानते हैं एक अकेला इंसान पूरा वर्क जो है, होल ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा जो है वो अकेले हैंडल नहीं कर सकता. तो अपने वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि वो अपने कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दे. इसका एग्जांपल लेते हैं. लाइक अगर हमारे स्कूल में अब हम प्रिंसिपल मैम के ऊपर, प्रिंसिपल मैम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ले, सारी की सारी, हर विंग की, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सीनियर विंग, सबकी, तो हम जानते हैं कि वो प्रॉपर मैनर में अपना ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर पाएंगे. तो स्मूथली रनिंग हो, स्मूथली फंक्शनिंग हो, इसके लिए जरूरी है कि वो अपनी कुछ
रूटीन वर्क जो है वो किसी और को ट्रांसफर कर दें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक जो अपना डिवीजन बनाया, उन्होंने डिवीजन बनाया प्राइमरी, प्री प्राइमरी और सीनियर सेक्शन विंग का, मिडिल विंग का। उन्होंने हर एक में एक एक इंचार्ज को अपॉइंट कर दिया और उन इंचार्जेस को, दे आर सबऑर्डिनेट ऑफ द प्रिंसिपल मैन, तो उन इंचार्जेस को उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी। अब वो इंचार्जेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरीके से कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि उनके पास कुछ अथॉरिटी है। इंचार्जेस को टीचर्स से वर्क करवाना, टीचर्स जो है वो इंचार्जेस के सबऑर्डिनेट है, पर वो उनसे वर्क तभी करवा पाएंगे जब उनके पास में डिसीजन मेकिंग की पावर हो। तो यहाँ पर अब प्रिंसिपल मैम ने क्या किया, उन्होंने कुछ अथॉरिटी भी ट्रांसफर कर दी। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ट्रांसफर हुई, वैसे ही हमें ये एंश्योर करने के लिए कि जो भी वर्क है वो हमारे एक्सपेक्टेड मैनर में चल रहा है, हमने अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर दी। यानी कि जिसे हम अपने वर्क असाइन किया है, ही विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। यही है डेलीगेशन, जहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ट्रांसफर करते हैं और साथ ही साथ एक अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट कर देते हैं, जो ये डिसाइड करती है कि आपका काम जो है वो अगर प्रॉपर मैनर में कंप्लीट नहीं हो पाता तो यू आर आंसरेबल फॉर दैट। ठीक है, बट यहां पर एक प्रिंसिपल है जो अप्लाई होता है इस डेलीगेशन प्रोसेस पे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, what is this principle? We know that delegation is very important process for the smooth functioning, for the systematic work in the organization. Clear है? हमें अच्छे से पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को में सिस्टमेटिक वर्क तभी हो सकता है जब हमें डेलीगेशन प्रोसेस को अप्लाई करें, हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ अथॉरिटी ट्रांसफर करें। बट इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ abdication. This is very important. It is not a process of abdication. It means accountability is absolute. That says accountability cannot be passed or delegated. आप अपनी ऑथोरिटी ट्रांसफर कर सकते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन आप अपनी अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। क्या मतलब है इसका कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं? इसका मतलब है कि जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई टास्क हैंड ओवर करता है, उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हैंड ओवर करता है, तो वहां अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करता है। यानी सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल टू द सुपीरियर फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क, बट सुपीरियर इज ऑल्सो रिमेन अकाउंटेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। सुपीरियर भी उतना ही जिम्मेदार है जितना जिम्मेदार वो सबऑर्डिनेट है जिसे हमने वो टास्क दिया है। दिस इज द मेन थिंग कि सुपीरियर भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना कि उसका सबऑर्डिनेट है। अगर कोई टास्क कंप्लीट नहीं होता है तो उसके लिए सुपीरियर भी जिम्मेदार माना जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। लाइक अ मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, एंड ही इज असाइंड टू सेल 1000 यूनिट्स इन अ मंथ। क्लियर है? नाउ व्हाट ही डन, ही डिवाइड्स दीज टास्क इन हिज 5 सेल्स जो उसके अंडर सेल्स सबऑर्डिनेट्स हैं, सेल्स पर्सन है, उसने ही डिवाइड्स इन अमंग सेल्स 5 सेल्स पर्सन्स टू सेल द 200 यूनिट्स ईच बाय देम। हर एक को उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, 5 सेल्समैन अपॉइंट किए उसने और 5 सेल्समैन के अंदर उसमें डिवाइड कर दे कि 200 उसको सेल करनी है। ठीक है, बट व्हाट हैपन, सडनली सेल्समैन फेल सिक, एक बीमार हो गया, एंड ओनली 800 यूनिट्स कुड बी सोल्ड एट द एंड ऑफ द मंथ। क्लियर है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ 800 यूनिट्स ही सोल्व की जा सके। सो इन दिस कंडीशन मैनेजर, अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द मैनेजर। जवाब देने की जिम्मेदारी मैनेजर की फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क, फॉर नॉट सेलिंग द 1000 यूनिट्स इन द मंथ। ऑल्दो ही हैज डेलीगेटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही हैज डेलीगेटेड द ऑथोरिटी टू द सेल्समैन। उसने ट्रांसफर कर दी थी, लेकिन फिर भी हम उससे जवाब मांगेंगे कि 1000 यूनिट इस मंथ में सेल क्यों नहीं हुई। मान लीजिए मेरी खुद की प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, और मैंने अपने एक मैनेजर को टास्क दिया कि आपको 1000 यूनिट सेल करनी है। अब मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने अपने टास्क को अपने 5 सेल्समैन में डिवाइड कर दिया। अब एक सेल्समैन नहीं कर पाया और हमारी 800 यूनिट सेल हो गई, तो मैं जो जवाब मांगूंगी वो मैनेजर से ही मांगूंगी। अब मैनेजर यहाँ ये कह के कि मैंने तो ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दी थी, पास कर दी थी अपने ही एक सेल्समैन को, वो इस बात को कह के पीछे नहीं हट सकता। अकाउंटेबिलिटी स्टिल रिमेन्स हिज,
उसकी अकाउंटेबिलिटी अभी भी बनती है. ही कैन नॉट गेट रिड ऑफ हिज अकाउंटेबिलिटी. वो अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकता. तो दिस प्रिंसिपल implies on the process of delegation. So we can say that there are three main elements, or you can say process of delegation, which includes responsibility, authority and accountability. तो मेरे हिसाब से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की. तो अभी मैंने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल को कोई वर्क असाइन करना. दिस इज नॉन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉयज टू अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन. जिस भी जॉब पोजीशन में आप हैं, उस जॉब पोजीशन में आपको जो भी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए दी जाती है, दैट इज नॉन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेलीगेशन. ये हमारे डेलीगेशन का फर्स्ट स्टेप है. ओके, इट मीन्स डेलीगेशन स्टार्ट विद द शेयरिंग of responsibility by managers to his subordinates. Okay, and one more important thing that it flow upwards. It flow upwards means from subordinate to superior. It means subordinate is always responsible to superior. सबॉर्डिनेट हमेशा अपने सुपीरियर के लिए क्या रहेगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. तो इट फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड्स, फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर. ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इसके कुछ मेन फीचर्स हमें नजर आ रहे हैं. फर्स्ट है ये ऑब्लिगेशन. इट इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क, असाइन टास्क टू एन इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल को जो हमने टास्क दिया है उस टास्क को परफॉर्म करना, ये ही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सेकंड, हमने अभी देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड. ठीक है. थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड. ओके, नेक्स्ट. ओके, next is authority. Authority, it means power. Power what? Power to take decision. Decision लेने की जो power है वो ही आपकी authority है. We have assigned some work to an individual, but we know that to carry on all the activities in a proper manner, every employee needs some authorities. हर employee को कुछ authority की requirement होती है. So manager has to transfer some of his authority to his subordinate. This is our second step of delegation process. ये हमारे डेलीगेशन का सेकंड एलिमेंट है या सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेप है कि मैनेजर को अपने इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कुछ अथॉरिटी भी ट्रांसफर करनी पड़ती है. बट इन दिस स्टेप मैनेजर शुड बी केयरफुल. ही शुड कीप इन माइंड दैट अथॉरिटी शुड मैच with the responsibilities. Authority हमेशा responsibility से मैच होती हुई होनी चाहिए. Okay, and he should not pass all the authority to the subordinate. सारी authority हमें subordinate को नहीं देखनी है. सिर्फ responsibility के according जो authority उसे चाहिए, हमें वही authority उसे transfer करनी है. तो इसके भी कुछ फीचर्स हैं. लाइक फर्स्ट हम समझ में गए, ये पावर है टू मेक डिसीजन. सेकेंड, इट अराइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन which links various job position, subordinates, superior and subordinate relationship. It creates superior and subordinate relationship. It flow downwards. It means authority transfer from the superior to subordinate, and it should be equal to the responsibility. Okay. Next is accountability. Accountability means subordinate will be answerable for non-completion of the task. हमने सबऑर्डिनेट को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अगर उस को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो ही विल बी आंसरेबल टू हिज सुपीरियर. क्लियर है. बट द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड. हम अकाउंटेबिलिटी को कभी भी अपने सबऑर्डिनेट पर पूरी तरह से पास नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स वी कैन शेयर ओनली we can share only the responsibility, accountability with the subordinate, but the manager also remain accountable for the non-completion of task. जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हमने जब सेल्स मैनेजर को एक टारगेट दिया तो वो ये कहकर कि वो 200 यूनिट्स मेरे सबऑर्डिनेट ने सेल नहीं की है, ही कैन नॉट गेट रिड ऑफ हिज अकाउंटेबिलिटी. ही इज ऑल्सो आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टारगेट. ठीक है, दिस इज द अकाउंटेबिलिटी. तो ये है हमारा डेलीगेशन प्रोसेस. नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ द डेलीगेशन.
Now, importance of delegation. After discussing the delegation, what is importance of delegation? First, effective management. ये हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करता है. हाउ? हमने देखा कि इन दिस प्रोसेस मैनेजर ट्रांसफर देयर रूटीन वर्क टू देयर सबऑर्डिनेट्स. नाउ दे आर फ्री टू कॉन्सेंट्रेट more complicated or more जो important matter है of the organization, they can concentrate, they can focus on them. क्योंकि उन्होंने अपने जो रूटीन जॉब है वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो उनके पास में टाइम आ जाता है, उनको टाइम मिल जाता है कि वो अपने जो मोर कॉम्प्लेक्स जॉब है उन जॉब पे कॉन्सेंट्रेट कर सके. तो इट हेल्प्स इन इफेक्टिव मैनेजमेंट. सेकेंड, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट. In delegation, manager passes some of their responsibilities, some of their authorities to the employees. So employees get opportunity to utilize their talent. Employees को एक मौका मिल जाता है कि वो अपने टैलेंट को, अपने स्किल को प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज कर सके. ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू एनहेंस देयर स्किल, टू एनहेंस देयर क्वालिटीज. क्लियर है? एंड they can assume the responsibility for their career prospectus also. It also help them in making better future manager. जब वो कुछ टास्क को खुद इंडिविजुअली हैंडल कर रहे हैं, उस रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपना टैलेंट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको एक्सपीरियंस मिलता है. एंड दिस एक्सपीरियंस विल हेल्प देम टू मेक इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर्स. ओके, फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. Next is motivation of employees. Yes, delegation works as a motivation for employees. How? When employees are getting some responsibilities or some authorities from their subordinate, so it creates a feeling of, it develops a feeling of belongingness and trust which is shown to them by their subordinates. जब उनको अपने सुपीरियर से कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, एक विश्वास मिलता है, तो ये चीज उनके अंदर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग क्रिएट करती है और एक ट्रस्ट की फीलिंग जो है उन दोनों सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बीच में क्रिएट होती है. तो इट एक्ट्स एज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मोटिवेशन. वी कैन मोटिवेट आवर सम ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू दिस विच इज एन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. Next is facilitate organizational growth. Through delegation, we can expand our organization. How? Because we have a ready workforce which can work, which can benefited for our new upcoming venture. हमारे पास में किसी भी वेंचर को, किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पहले से ही एक रेडी वर्कफोर्स है. वी हैव ट्रेन्ड एम्प्लॉयज विच आर एबल टू टेक अप द लीडिंग पोजीशन इन द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. यस, delegation establish a reporting relationship, a subordinate or superior subordinate relationship, which is the basis of management hierarchy. It develops, it is a degree or flow of report relationship which clears that who has to report to whom. हमें जब हम इसके अंदर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो ये हमें पता क्लियर हो जाता है कि हमें किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको हमें जवाब देना है. नेक्स्ट इज बेटर कोऑर्डिनेशन. We learn the three elements accounting for of delegation. First is responsibility, second is authority, and third is accountability. It clear the duties, power, and answerability of at different level of the organization. क्लियर है? हमें सबकी ड्यूटी पता है, सबका पावर पता है और सबकी आंसरबिलिटी भी हमें पता है. तो इसके थ्रू हमें क्या होता है, इसके थ्रू हमें एक बेटर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने में हेल्प मिलती है. बिकॉज इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग overlapping of duties and duplication of efforts, the work done at the different level of the organization. क्लियर है? साथ ही साथ में यहाँ पर जब हम एक हायरार्की क्रिएट करते हैं और जब हम यहाँ पर सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको उनकी ऑथोरिटी और उनकी अकाउंटेबिलिटी हम बता देते हैं तो एक क्लियर पिक्चर जो होती है मेरे पास, एक वर्क की क्लियर पिक्चर आ जाती है. और ये क्लियर पिक्चर जो है ये मुझे
किसी भी तरह की डुप्लीकेशन को रोकने में हेल्प करती है। और जो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, साथ ही डिफरेंट फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने में भी हेल्प करती है। तो ये था मेरा टॉपिक डेलीगेशन। नाउ वी विल टेक आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Now I am taking our last topic of the chapter, that is decentralization. Now what is decentralization? तो पहले हम समझते हैं centralization क्या होता है। Centralization means concentration of power or authority in the few hands of top level management. जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट सारी अथॉरिटी को अपने ही पास रखते हैं, उसे शेयर नहीं करते हैं, तो इसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब वही टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी अथॉरिटी को डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। So decentralization refers even a systematic distribution of authority at every level of management. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ अपनी अथॉरिटी शेयर करता है, तो इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की जो पॉलिसी है, इट डिपेंड्स ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करेंगे कि वेदर दे शुड गो फॉर सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी और डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मिक्स्ड पॉलिसी हम जो है वो अडॉप्ट करते हैं, जिसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट और क्रूशियल मैटर होते हैं, लाइक फाइनेंशियल डिसीजन हो गया, स्ट्रक्चर डिसीजन हो गया, ये डिसीजन रहते हैं इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ये डिसीजन की पावर अपने पास रखता है। बट जो कॉमन डिसीजन होते हैं, वो कॉमन डिसीजन रिगार्डिंग पावर जो होती है, दे डिस्ट्रीब्यूट दिस पावर टू द एट द डिफरेंट लेवल, एट द वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे शेयर द अथॉरिटी विद द people who are working at different level of the organization. तो डिसेंट्रलाइजेशन लेना है या सेंट्रलाइजेशन लेना है, ये डिसीजन जो लेता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर भी। जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत छोटा होता है, तो हम ज्यादातर जो है हमारे लिए एक्टिविटीज मैनेजेबल होती है, तो ऐसे में टॉप लेवल मैनेजमेंट हो सकता है सारे जो डिसीजन है वो अपने पास में रखे, बिकॉज दे कैन मैनेज ऑल द एक्टिविटीज। लेकिन जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, हमारी एक्टिविटीज कॉम्प्लेक्स होती जाती है, वैसे वैसे एक पर्सन के लिए उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसे में जरूरी रहता है कि हम अपने वर्क को स्मूथली करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ जो अथॉरिटीज हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर है, वो अपने डिफरेंट लेवल के साथ में भी शेयर करें। तो ये है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? फर्स्ट है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। यस, इन डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी कुछ शेयर जो अपनी पावर है, अथॉरिटी है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में, अपने डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में शेयर करता है। तो यहाँ पर शेयर करने से उन सबऑर्डिनेट्स के अंदर सेल्फ रिलायंस और कॉन्फिडेंस की फीलिंग डेवलप होती है, पहली चीज, उनमें सेल्फ रिलायंस और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब वो खुद इंडिविजुअली किसी असाइनमेंट को हैंडल करते हैं, तो उससे रिलेटेड चैलेंजेस, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस उन्हें गेन होता है, और इस एक्सपीरियंस के थ्रू हमें भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है कि उनके अंदर से कौन कौन ऐसे हैं हु कैन बिकम डायनेमिक लीडर इन द फ्यूचर। क्लियर है? इसके अलावा जब सबऑर्डिनेट्स किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को हैंडल करते वक्त करने से उनके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप होती हैं, और कुछ स्किल्स वो उनमें आने वाली प्रॉब्लम्स को डेवलप करने के लिए भी अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। जैसे मैंने अभी बताया कि इंडिविजुअली आपने असाइन किया हुआ है एक वर्क किसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे जुड़े लोगों में, उससे जुड़े जितने भी लोग हैं, उन सबको कुछ अथॉरिटी मिलती है। वो इंडिविजुअली अपने एक डिसीजन लेते हैं, और उस डिसीजन से होने वाले रिजल्ट के लिए भी वो खुद जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसे में जब वो इंडिपेंडेंटली एक प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें एक्सपीरियंस लर्न करने में हेल्प करती है। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन को भी इस बात में हेल्प मिलती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके ऐसे पर्संस को जो आगे चलकर हमारे लिए अच्छे मैनेजर साबित हो सकते हैं, और कुछ ऐसे पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में सक्सेसफुल नहीं है। तो यहाँ पर हमें पर्संस को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग।
अगर मैंने सेंट्रलाइजेशन कर रखा है, सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुझे एक स्केलर चेन फॉलो करनी होगी। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले मुझे एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा। पहले मैं अपनी प्रॉब्लम या अपना कोई भी अपॉर्चुनिटी या अपनी कोई भी नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो इन्फॉर्मेशन मैं थ्रू प्रॉपर चैनल मेन अपने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल पे है वहां तक पहुंचाऊंगी। फिर उसके डिसीजन का मुझे वेट करना पड़ेगा। फिर वो दिस डिसीजन विल बी ट्रांसफर टू अ प्रॉपर चैनल थ्रू प्रॉपर चैनल टू मी। तो ऐसे में हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम ले ले और साथ में ये आपके डिसीजन का जो प्रोसेस है उसकी स्पीड को भी स्लो कर सकता है। तो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास थी वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने डिफरेंट लेवल ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोनॉमस बना दिया है, उन्हें इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन लेने की पावर आपने दे दी है। तो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी को माइंड में रखते हुए इमीडिएट डिसीजन ले सकते हैं, उन्हें किसी के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट लीड टू टॉप मैनेजमेंट। मैंने भी बताया मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो लेस इंपोर्टेंट मैटर होते हैं, वो लेस इंपोर्टेंट डिसीजन जो है वो वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिसीजन है वो क्रूशियल डिसीजन अपने पास में रख सकते हैं। तो इसके थ्रू उनको टाइम मिल जाता है कि वो अपने रूटीन वर्क से हटकर अपने इंपॉर्टेंट वर्क की तरफ कंसंट्रेशन कर सके। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट ग्रोथ। ये ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन में भी हेल्प करता है। कैसे कि हमने क्या किया, हमने डिफरेंट लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी है, उन्हें उनकी डिसीजन मेकिंग पावर दे दी है। तो अब अपने डिपार्टमेंट से होने वाले रिजल्ट के लिए भी वो ही अकाउंटेबल है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी जनरेट होती है। तो जब डिपार्टमेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं तो ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है और इस रेवेन्यू को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फर्म की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन में। नेक्स्ट एंड लास्ट, बेटर कंट्रोल। जब मैंने उनको डिसीजन मेकिंग पावर दे दी है तो उनके साथ साथ मैंने अकाउंटेबिलिटी भी डिसाइड कर दी है। तो यहाँ पर हर पर्सन अपने अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने अपने वर्क के लिए अकाउंटेबल है। तो मुझे यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। कोई भी सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर पर ब्लेम नहीं डाल सकता है कि उसकी वजह से वर्क कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिसीजन मेकिंग पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट की है। तो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनकम्प्लीशन ऑफ द असाइन टास्क। तो इससे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने में, अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करने में हेल्प मिलती है और बेटर कंट्रोलिंग जो होती है वो फर्म में इजीली हो पाती है। तो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? तो फर्स्ट थिंग, डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन। आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि ये एक्चुअली में डेलीगेशन का ही एक्सपेंशन है। बस इतना डेलीगेशन और डिसेंट्रल में ये था कि डेलीगेशन के अंदर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ट्रांसफर की पर अकाउंटेबिलिटी मैंने ट्रांसफर नहीं की थी। पर डिसेंट्रलाइजेशन में हमने अथॉरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफर कर दी है। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस इज नेचर। डेलीगेशन इट इज अ कंपल्सरी एक्ट। ये आपको करना पड़ता है क्योंकि आप इंडिविजुअली सारे जो मैटर्स हैं वो हैंडल नहीं कर सकते हो। आप में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि आप ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को अकेले हैंडल कर सको। तो आपको डेलीगेशन ऑप्ट करना पड़ता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी। ये कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को ले या डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को ले। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एक्शन। यस, इन डेलीगेशन में हमने मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी हमने ट्रांसफर नहीं की, तो मोर कंट्रोल एक्सरसाइज बाय सुपीरियर का पूरा कंट्रोल रहता है, हेंस लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजन। इसलिए हमें डिसीजन लेने की बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है। बट इन दिस लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, सो हेंस दे आर ग्रेटर फ्रीडम टू टेक डिसीजन। स्टेटस, इट इज अ प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क। डेलीगेशन जो है वो सिर्फ टास्क असाइन करने का एक प्रोसेस है, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजमेंट की रिजल्ट पॉलिसी, टॉप मैनेजमेंट की जो डिसीजन पॉलिसी है उसका रिजल्ट है। स्कोप,
इट हैज नैरो स्कोप एंड इट हैज वाइड स्कोप। इसका स्कोप नैरो है क्योंकि ये सबऑर्डिनेट और सुपीरियर रिलेशन तक ही लिमिटेड रहता है, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करते हैं। सो इट हैज वाइड स्कोप। पर्पस, इसका मेन पर्पस होता है अपने मैनेजर्स के बर्डन को लेस करना, कम करना, और इसका पर्पस होता है अपने सबऑर्डिनेट्स के रोल्स को ऑर्गेनाइजेशन में की उनके रोल को इंक्रीज करना। So this was our last topic of decentralization, and we have learned what is the decentralization and centralization, what is the importance of decentralization and difference between delegation and decentralization. तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। Now we will move next to our next chapter, that will be staffing. Thank you so much.